आज हम विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा, विशेषता, परिभाषा, कार्य और संसाधन प्रबंधन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो प्रबंधन होता है क्या है, यानी कि व्यवस्था करना। अरेंजमेंट को प्रबंधन कहते हैं। एक शब्द होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो ग्रीक शब्द मिनिस्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है वे लोक सेवक जो अपने अधीनस्थों की सेवा करें। इसमें 3 शामिल है, एक तो प्रशासन, व्यवस्थापन और संगठन। प्रशासन क्या होता है? वे क्रियाशील क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत परस्पर विरोधी विचारधारा तथा सामाजिक मूल्यों का पालन करने वाले अवयवों को या घटकों को समन्वित करता है तथा इस समन्वय का उपयोग अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को या अपने प्रशासनिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन में ध्यान रखना, परस्पर विरोधी विचारधाराओं के और सामाजिक मूल्यों का समन्वय किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है? व्यवस्थापन क्या होता है? ऐसा क्रियाकलाप या ऐसा क्रियाशील प्रारूप जिसमें एक प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीतियों को उद्देश्य प्राप्ति के संबंध में लागू करता है, ये होता है व्यवस्थापन। संगठन क्या होता है? व्यवस्थापन हेतु आवश्यक अवयवों, आवश्यक घटकों तथा आवश्यक कारकों के समूह को संगठन कहते हैं। संगठन का उपयोग किया जाता है व्यवस्थापन हेतु। शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रशासन, व्यवस्थापन और संगठन का उपयोग किया जाए तो इसे शैक्षणिक प्रबंधन कहते हैं। और इनका उपयोग कौन करता है? तो HM करता है, यानी कि हेड मास्टर करता है। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, तो ये प्रवर्धन है, ये क्या है? एक कला है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास आवश्यक योग्यता है वह अपनी योग्यता का उपयोग कर प्रबंधन के लिए कार्य करता है। वे गुण इसमें कलात्मक बनाता है उस व्यक्ति को। और जो जन्मजात गुणों को प्रधान मानते हैं वो कहते हैं कि जो इस बात का समर्थन करते हैं कि ये जो प्रबंधन है ये जन्मजात गुण है, इसको बनाया नहीं जा सकता। यानी कि जो जन्मजात गुणों की प्रधानता मानने वाले हैं वो इसको प्रबंधन को जन्मजात मानते हैं कि इस प्रबंधन किसी को सिखाया नहीं जा सकता, यानी कि बनाया नहीं जा सकता। प्रबंधन एक जन्मजात गुण है। फिर RB मेयर्स और RB स्ट्रोलगिल के अनुसार क्या है? तो अच्छे प्रबंधन को और भी अच्छा प्रबंधक बनाया जा सकता है यदि उसे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर दिया जाए। तो ये किसने कही बात? तो ये ध्यान रखना, RB मेयर्स और RB स्ट्रोगलिन ने कही है। फिर प्रबंधन एक विज्ञान है, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर प्रबंधन को और सरल बनाया जा सकता है। प्रबंधन कला भी है, विज्ञान दोनों है, ये ध्यान रखना। फिर शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता क्या होती है? कि शैक्षिक प्रबंधन सतत होता है, ये उद्देश्य युक्त होता है, समस्या समाधान होता है और पूर्व नियोजित होता है। प्रबंधन को पूर्व नियोजित करना पड़ता है। ये निदानात्मक है, उपचारात्मक होता है। परस्पर समन्वय, यानी कि इकाइयाँ एकजुट होकर काम करती है। ये मूर्त अमूर्त होता है, औपचारिक अनौपचारिक होता है, समूह संज्ञा है प्रबंधन। इसके अंतर्गत केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होता है। फ्रांस में शिक्षक केंद्रित शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, कहाँ पर शिक्षक केंद्रित नीति बनाई गई? फ्रांस में। और विकेंद्रीकरण व्यवस्था अमेरिका में। भारत में ध्यान रखना दोनों है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। प्रबंधन की परिभाषा, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट लंदन के अनुसार प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन ऐसा संरचनात्मक या संगठनात्मक ढांचा है जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी? ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट लंदन के अनुसार है। ये कहते हैं कि प्रबंधन क्या है? संरचनात्मक या संगठनात्मक ढांचा है जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
किया जाना। J.D. मुन्नो ने क्या कहा, इनके अनुसार सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक मानवीय संस्था ही क्या है, प्रबंधन है। पिफनर के अनुसार समूह के मध्य समूह, वर्गों के मध्य वर्ग, अवयव के मध्य अवयव का सम नियोजन यानी कि प्लानिंग तथा सम नियोजन के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, ये पिफनर का स्टेटमेंट है। J.B. सेरल का स्टेटमेंट क्या है, औपचारिक रूप से व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया नियोजन प्रबंधन कहलाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, J.B. शेयर की। फिर दो सूत्र इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में आते हैं। पिछली बार भी आया था फर्स्ट ग्रेड में, उससे पिछली बार भी आया था, और हर बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो ये पहला है कि लूथर-गुलिक का प्रबंधन सूत्र। तो लूथर-गुलिक का प्रबंधन सूत्र कौन सा, ऐसे पूछेगा निम्न में से। यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। लूथर-गुलिक का कौन सा है, तो ये 7 वाला है, जिसमें P का मतलब तो होता है प्लानिंग यानी कि नियोजन, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन या समूह, S का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कि सम नियोजन, D का मतलब होता है डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, R का मतलब रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन, B का मतलब बजटिंग यानी कि वित्त नियमन। तो ये जो 7 इनका अर्थ ध्यान रखना। और ये किसने दिया फॉर्मूला, तो ये लूथर-गुलिक का प्रबंधन सूत्र है। तो ध्यान रखना, लूथर-गुलिक का कौन सा प्रबंधन सूत्र है, तो पोस्ट कॉर्ब। तो ये किसका सूत्र है, लूथर-गुलिक ने दिया है। इसी प्रकार हेनरी फेगल का प्रबंधन सूत्र कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी फेगल का प्रबंधन सूत्र कौन सा। इन दोनों में से एक सूत्र 100% एग्जाम में आता है। या तो वो पूछ लेगा नहीं उनमें से कौन सा किसने दिया, या इसका अर्थ पूछ सकता है, P का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यहाँ पर C का मतलब कमांड बताया यानी कि आदेशन, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन है यानी कि समन्वय, और C का मतलब कंट्रोल। तो ये किसने सूत्र दिया, POCCC, तो ये है हेनरी फेगल का प्रबंधन सूत्र। इन दोनों में से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। फिर प्रबंधन के कार्य, 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो मुख्य कार्य, एक सहायक कार्य। मुख्य कार्य में कौन कौन से कार्य मुख्य कार्य में आते हैं, तो पहला मुख्य कार्य होता है नियोजन यानी प्लानिंग करना। कोई भी कार्य कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, कौन करेगा, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। पूर्व निर्धारित करना नियोजन कहलाता है। जो परिणाम प्राप्त होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात को भी नियोजन में तय कर लिया जाता है। तो प्लानिंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर संगठन या समूहन, तो संगठन समूहन 2 प्रकार का होता है, एक तो मानवीय संगठन, एक भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन को अचल कहते हैं, मानवीय संसाधन को चल भी कहते हैं। इनके जो मानवीय संगठन होता है, इनके द्वारा भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो भौतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है, मानवीय संसाधन, यानी कि इनके द्वारा, मानवीय संगठन के द्वारा भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और जो ये मानवीय संगठन होता है, इसको साधक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, साधक किससे कहा जाता है, और साधन, भौतिक संसाधनों को साधन कहा जाता है। मानवीय संगठन के द्वारा भौतिक संसाधन का उपयोग करके उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, साध्य कहा जाता है। तो साध्य, साधक, साधन, इनको ध्यान रखना अच्छे से। फिर हेडमास्टर, तो ये प्रबंधन का सत्तावादी केंद्र होता है। तो प्रबंधन का सत्तावादी केंद्र कौन होता है, हेडमास्टर होता है। समस्त प्रबंधन का केंद्र बिंदु भी हेडमास्टर ही होता है। फिर अध्यापक या शिक्षक को क्या कहा जाता है, शिक्षण का सत्तावादी केंद्र किसको कहा जाता है, तो शिक्षण का सत्तावादी केंद्र अध्यापक को कहा जाता है। फिर बालक को क्या कहा जाता है, प्रबंधन की धुरी कहा जाता है बालक को। लिपिक वर्ग होता है, ये प्रबंधन का सहायक होता है। फिर तीसरा स्टाफिंग, ध्यान रखना ये स्टाफ नहीं है, स्टाफिंग है। तो ये क्या होता है, सम प्राप्ति के लिए सम का प्रशिक्षण और योग्यता अनुसार चयन करना तो स्टाफ होता है, और इनका उपयोग कराना स्टाफिंग कहलाता है।
तो ये ध्यान रखना, स्टाफ और स्टाफिंग अलग अलग है। स्टाफ में तो श्रम प्राप्ति हेतु जो श्रम का परीक्षण देके योग्यता अनुसार चयन करना स्टाफ कहलाता है, जबकि इनका उपयोग करना स्टाफिंग कहलाता है। निर्देशन यानी डायरेक्शन क्या होता है, अपने अधीनस्थों को आदेश देना, निर्देशन या मार्गदर्शन, और उसके आवश्यकता पर पर्यवेक्षण यानी चेक भी करना, ये निर्देशन के अंतर्गत आता है। सिमिलर ऐसे ही वर्ड है निर्देशन। निर्देशन और निर्देशन में फ़र्क होता है। इंग्लिश में तो इनका डायरेक्शन और गाइडेंस अलग अलग चीज़ है। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, निर्देशन और निर्देश अलग होता है। गाइडेंस में क्या होता है, इसमें निर्देश यानी निर्देश देता है, कार्य व्यक्ति स्वयं ही करता है और इसका पर्यवेक्षण नहीं करता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर पर्यवेक्षण नहीं होता है। फिर अनुदेशन क्या होता है, सूचनाओं को क्रमबद्ध प्रस्तुत करना, ये अनुदेशन कहलाता है। तो निर्देशन में तो अपने अधीनस्थों को आदेश देता है और उसका समय समय पर पर्यवेक्षण भी करता है, चेक करता है। निर्देशन में केवल निर्देश देता है, व्यक्ति स्वयं कार्य करता है और उसका चेक नहीं किया जाता है, पर्यवेक्षण नहीं किया जाता। अनुदेशन में सूचनाओं का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है। फिर अगला कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय क्या होता है, प्रबंधन के दौरान जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको एकता के सूत्र में पिरोकर या बांधकर उद्देश्य को प्राप्त करना, इसे समन्वय कहते हैं। रिपोर्टिंग क्या होता है, प्रबंधन के दौरान जो भी कार्य प्रत्येक सोपान या प्रत्येक चरण आता है उसे लेखबद्ध किया जाता है। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा क्या होती है, कोई भी संस्था या उपक्रम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त करते हैं यदि उसके पास अच्छे अभिप्रेरक हो, यानी मोटिवेट करने वाले हो। कंट्रोल यानी नियंत्रण होता है। फिर सहायक कार्य क्या क्या होते हैं, ये तो मुख्य कार्य थे, अब सहायक कार्य देखेंगे। निर्णय एक बौद्धिक क्रिया है जिसके सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, निर्णय लेना। फिर नवाचार, नवाचार क्या होता है, प्रबंधनीय उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए या समयबद्ध चरण से प्राप्त करने के लिए हमें नवीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अनुभव शेयर कर नई शिक्षण विद्या सीख कर उसका यूज़ लेना नवाचार कहलाता है। संप्रेषण क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक इकाइयाँ या घटकों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। सकारात्मक संप्रेषण की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधित्व, ये सहायक कार्य थे। फिर संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा की दृष्टि से संसाधन दो प्रकार के थे, एक तो मानवीय संसाधन, एक भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन का तो मुखिया कौन, प्रबंधन का मुखिया कौन होता है, हेडमास्टर होता है, टीचर वगैरह, ये मानवीय संसाधन में आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना भौतिक संसाधन इंपॉर्टेंट है, भौतिक संसाधन को देखेंगे सबसे पहले। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे विद्यालय भवन है तो विद्यालय भवन में प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, व्याख्यान कक्ष, पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्ष, सभागार, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान क्लब कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, मिड डे मील यानी कि रसोई घर वगैरह, भंडारण, निःशुल्क पाठ्य वितरण कक्ष, छात्र छात्राओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था, खेलकूद मैदान, वाचनालय, साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधि कक्ष, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, पर्वतारोहण से संबंधित गतिविधियाँ लागू करने के लिए कक्ष होना चाहिए, अन्य रूम वगैरह। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो रैंप वे है ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि प्रत्येक स्कूल में क्या होना चाहिए, विकलांग के लिए एक सीढ़ियाँ जैसे होती है वहाँ उनको जो व्हील चेयर वाले चढ़ने के लिए उसको रैंप कहते हैं, वो होना चाहिए। साइकिल स्टैंड, परीक्षा कक्ष, इंडोर स्टेडियम, बगीचा, जल विद्युत व्यवस्था, आदर्श फर्नीचर व्यवस्था और ये सामग्री वगैरह, ये भौतिक संसाधनों में आती है। फिर पुस्तकालय, तो पुस्तकालय के बारे में कलायुग के अनुसार पुस्तकालय क्या है, तो आज के युग का आधुनिक विद्यालय वे विद्यालय है जो संदर्भित पुस्तकों का अपडेट उपयोग तथा उनका संकलन करता है। तो कलायुग के अनुसार पुस्तकालय में क्या होनी चाहिए, पुस्तकों का अपडेट होना चाहिए।
पुस्तकालय को रतन सागर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, रतन सागर किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय को रतन सागर भी कहा जाता है। संदर्भित ज्ञान कोष स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। पुस्तकालय विद्या का हृदय कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, हार्ट किसे कहते हैं, विद्यालय का हार्ट होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय को मूक शिक्षक की संज्ञा दी गई है। तो मूक शिक्षक की संज्ञा किसे दी गई है, तो पुस्तकालय को दी गई है। फर्नीचर व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। रायबरन के अनुसार इकेरी डेस्क दोहरी डेस्क की तुलना में सहज होती है। तो फर्नीचर व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो इकेरी डेस्क है ये दोहरी डेस्क की तुलना में सहज होती है। और फर्नीचर की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए वो भी बताया गया है। उनका आकार क्या होता है, यानी मौसम के अनुसार फर्नीचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गर्मियों में सर्दियों में कैसी होनी, गर्मियों में तो खुली खुली हो, सर्दियों में संघनन हो, फर्नीचर रोशनी स्रोत के सामने नहीं हो, 90 डिग्री पर होनी चाहिए, यानी क्लासरूम में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये यहाँ पर बोर्ड हो, यहाँ पर ये कुर्सियाँ लगी हुई हो, इस प्रकार बीच में आने जाने के लिए रास्ता हो। फिर श्यामपट्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीवार श्यामपट्ट, एक लकड़ी से बना श्यामपट्ट। इसको स्थायी श्यामपट्ट भी कहते हैं। सर्वाधिक शिक्षण कार्य इस पर होता है। श्यामपट्ट बिना शिक्षण अधूरा है। तो ध्यान रखना, श्यामपट्ट के बिना शिक्षण अधूरा रहता है, क्योंकि लिखेंगे तो स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये लकड़ी वाला श्यामपट्ट है, ये स्थायी श्यामपट्ट होता है। सर्दियों में बच्चों को बाहर धूप में बैठाकर पढ़ाया जा सकता है, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान ये काम आता है। आजकल ग्रीन कलर वाले वाइट कलर बोर्ड का उपयोग हो रहा है। ब्लैक बोर्ड, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना। सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक क्या होता है, किसी भी कार्मिक की सेवा के संबंध में सूचना पुस्तिका होती है, जो सेवा के दौरान उसका कार्यकाल और व्यवहार कैसा रहा उसके बारे में बताती है। ये एक स्थायी अभिलेख है और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। जब कार्मिक अपना परिवेक्षण यानी कि प्रोबेशनल पीरियड पूरा कर लेता है, तब कार्मिक की सर्विस बुक तैयार की जाती है। और कार्मिक बुक का सबसे पहले उसका नाम लिखा होता है, माता पिता का नाम, कार्मिक का जन्म दिनांक वगैरह, पद स्थापना दिनांक, कार्मिक का पूर्ण स्थायी पता है, अस्थायी व पत्र व्यवहार का पता, कार्मिक की जाति, धर्म एवं राष्ट्रीयता का उल्लेख होता है, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर होता है, राज्य की आईडी, बाएं हाथ की छाप, अंगुलियां वगैरह, ये कार्मिक की सर्विस बुक में लिखा होता है।